नमस्कार दोस्तों आप सबका मेरे YouTube चैनल एवीएस हिस्ट्री शो पर स्वागत है। दोस्तों आज से हम नागरिक शास्त्र विषय जो कि LT ग्रेड के लिए और GIC प्रवक्ता के लिए यहाँ पे प्रैक्टिस के रूप में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम हल करेंगे, देखेंगे, ताकि उससे हमें एक आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम में किस तरह के सवाल आते हैं, ताकि हम जब एग्ज़ाम हॉल में बैठें तो हम सारे आए हुए प्रश्नों को आसानी से टैकल कर सकें। तो दोस्तों दोनों ही मुझे उम्मीद है कि दोनों ही परीक्षा में राजनीतिक विज्ञान विषय का या नागरिक शास्त्र विषय का जो सिलेबस है उसको आप लोगों ने अच्छे से देख लिया होगा। राजनीति शास्त्र विषय में जो LT ग्रेड का सिलेबस है और GIC प्रवक्ता का सिलेबस है। GIC प्रवक्ता का तो LT ग्रेड से कम ही है, GIC प्रवक्ता में कम ही है, LT ग्रेड में बल्कि ज़्यादा है। जैसे LT ग्रेड में आप देखेंगे तो लगभग 4 भागों में बांटा गया है, जिनमें से पहला जो टॉपिक है वो है राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत में हम लोगों को पढ़ना है 10-12 टॉपिक। उसके बाद फिर वेस्टर्न थिंकर हैं। वेस्टर्न थिंकर गिने चुने 8 या 10 हैं कि वेस्टर्न थिंकर हैं, जिनमें से प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, मिल, मार्क्स यही हैं। अगर मैं एक दो भूल रहा हूँ तो एक दो और भी होंगे, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है इतने ही हैं। उसके बाद भारतीय राजनीतिक विचारकों में मनु हैं, कौटिल्य हैं, फिर उसके बाद गांधी हैं और अंबेडकर हैं, ये हैं। फिर उसके बाद हम लोगों को जो है कि जो दूसरा भाग है वो है, उसमें संविधान पढ़ना है। संविधान के साथ साथ स्वतंत्रता संघर्ष के भी कुछ बिंदुओं को पढ़ना है। स्पेशली स्वतंत्रता संघर्ष में कुछ विशेष व्यक्तित्व के जो योगदान रहे हैं उनको पढ़ना है। जैसे कि स्वतंत्रता संघर्ष में महात्मा गांधी जी का क्या योगदान था, बाल गंगाधर तिलक जी का क्या योगदान था, और गोपाल कृष्ण गोखले का क्या योगदान था, सुभाष चंद्र बोस जी का क्या योगदान था, और कुछ क्रांतिकारी नेतृत्व के लोग जो थे उनका। तो ये रहा सिलेबस। उसके बाद फिर संविधान पूरा हम लोगों को पढ़ना है। तो आज से हम जो है कि राजनीतिक सिद्धांत के लगभग 50 प्रश्नों को डेली अपने प्रैक्टिस के माध्यम से लेके आएंगे, और आप लोग जो है कि उसको देखिए और अपनी प्रैक्टिस करिए, और जो आप लोग अब तक आप लोगों ने पढ़ा है उसको जो है कि रिवीजन करिए। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आप सबके सामने कि मूल्यों का आधिकारिक बंटवारा किसी समाज की एक न्यूनतम पूर्व शर्त है। यह कथन निम्न में से किसका है? डेविड एप्टर, हरमन फाइनर और लॉर्ड ब्राइस या डेविड ईस्टन? तो इसको आप लोग प्रैक्टिस के रूप में लीजिए। अगर जिसको आ रहा है तो वो अपने मन में सोच ले सही जवाब। फिर उसके बाद मैं जो है कि आप लोगों के सामने सही उत्तर को रखूँगा और उसके बाद उसकी व्याख्या को पढ़ूँगा। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है ऑप्शन डी सही है, डेविड ईस्टन। देखिए, डेविड ईस्टन ने वर्ल्ड पॉलिटिक्स में प्रकाशित लेख एन अप्रोच टू द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम 1957 के अंतर्गत सबसे पहले राजनीतिक प्रणाली की संकल्पना की रूपरेखा प्रस्तुत की। इससे पहले ईस्टन ने अपनी प्रसिद्ध कृति पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस 1953 के अंतर्गत यह स्पष्ट कर दिया था कि राजनीति का सरोकार मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। ईस्टन के शब्दों में, राजनीतिक प्रणाली किसी समाज के अंदर उन अंतःक्रियाओं की प्रणाली को कहते हैं जिसके माध्यम से अनिवार्य या आधिकारिक आवंटन किए जाते हैं। तो चलिए साथियों, अगला सवाल है आप सबके सामने कि व्यवहारवाद निम्न में से किस विचारधारा से प्रभावित है? तार्किक प्रत्यक्षवाद, मार्क्सवादी चिंतन, नव मार्क्सवाद या औपचारिक संस्थावाद? तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है ऑप्शन ए, तार्किक प्रत्यक्षवाद। देखिए, इसकी व्याख्या दिया है कि व्यवहारवाद का तार्किक प्रत्यक्षवाद की विचारधारा से प्रभावित है। व्यवहारवाद जो है वो तार्किक प्रत्यक्षवाद की विचारधारा से प्रभावित है। व्यवहारवाद के अध्ययन की इकाई मानव का ऐसा व्यवहार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षण, मापन और सत्यापन किया जा सकता है। व्यवहारवाद राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से राजनीति की संरचनाओं तथा प्रतिक्रियाओं आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं विकसित करना चाहता है। अब अगला सवाल साथियों आप सबके सामने, एक सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ के लेखक हैं। असिस्टम यहाँ पे होना चाहिए, इन्होंने गलत टाइपिंग हो गई है। असिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ के लेखक हैं। ऑप्शन दिया है कार्ल जे फ्रेडरिक, डेविड ईस्टन, मार्टन ए कापलान और पीटर ए सर्कल है, या शकेल होगा, जो भी है यहाँ पे आप लोग समझिए, अभी व्याख्या में दिया होगा पूरा नाम। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है ऑप्शन बी, डेविड ईस्टन। देखिए,
अ सिस्टम, देखिए सही दिया है यहाँ पे, ए सिस्टम मतलब अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ 1965 के लेखक डेविड ईस्टन है। इस पुस्तक में डेविड ईस्टन ने सिद्धांत निर्माण संबंधी अवधारणात्मक संरचना का व्यवहार में प्रयोग करके राजनीति और समाज की अंतःक्रियात्मकता के आनुभविक विश्लेषणात्मक अध्ययन को व्यवहारिक रूपरेखा प्रदान करने का गंभीर प्रयास किया। राजनीति के अध्ययन विश्लेषण में व्यवस्था अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले डेविड ईस्टन ने किया। अब अगला सवाल है साथियों आप सबके सामने, 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन है, देखिए चौथा क्वेश्चन है कि उत्तर व्यवहारवाद निम्न में से किस पर बल देता है? उपादेयता, कार्य उपादेयता तथा कार्य दोनों, और डी ऑप्शन है कि कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। व्यवहारवाद तथा उत्तर व्यवहारवाद के प्रतिपादक के रूप में डेविड ईस्टन को जाना जाता है। तो इतना व्याख्या जब ने अब तक जितना मैंने बताया आप लोगों को, एक विचारक और एक संकल्पना जरूर समझ में आएगी कि व्यवहारवाद जहाँ पे आएगा या उत्तर व्यवहारवाद, वहाँ पर डेविड ईस्टन की ज़्यादा प्राथमिकता रहेगी सही होने की। तो देखिए ऑप्शन सी कह रहा है कि व्यवहारवाद तथा उत्तर व्यवहारवाद के प्रतिपादक के रूप में डेविड ईस्टन को जाना जाता है। डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की तथ्यवादिता, जड़ता और दिशाहीनता के कारण 1969 में उत्तर व्यवहारवाद क्रांति की घोषणा की। ईस्टन ने जो है कि व्यवहारवाद में की तथ्यवादिता, जड़ता और दिशाहीनता के कारण 1969 में उत्तर व्यवहारवाद क्रांति की घोषणा की, जिसे नव व्यवहारवाद भी कहा जाता है। उत्तर व्यवहारवाद उपादेयता तथा कार्य दोनों पर बल देता है। तो ये पूछा गया था कि उत्तर व्यवहारवाद निम्न में से किस पर बल देता है, तो यह उपादेयता और कार्य दोनों पर बल देता है। अब अगला सवाल है साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 आप सबके सामने। देखिए हमारे लिए यह एक निरर्थक प्रयास होगा कि अपने तथ्यात्मक ज्ञान को हम एक मुहरबंद कीटाणुनाशक पात्र में एक तरफ रखें और मूल्यों को दूसरी तरफ, जहां वास्तविकता से उसका किसी प्रकार का संबंध ही न रह जाए। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है रॉबर्ट डहल, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर, ऑप्शन 3 है लियो स्ट्रॉस, ऑप्शन 4 है बर्नार्ड क्रिक। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है रॉबर्ट डहल। देखिए हमारे लिए यह एक निरर्थक प्रयास होगा कि अपने तथ्यात्मक ज्ञान को हम एक मुहरबंद कीटाणुनाशक पात्र में एक तरफ रखें और मूल्यों को दूसरी तरफ, जहां वास्तविकता से उसका किसी प्रकार का संबंध ही न रह जाए। यह कथन रॉबर्ट डहल का है। रॉबर्ट डहल के अनुसार राजनीति विज्ञान को अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की भांति वस्तुनिष्ठ बनाने में समस्या है, क्योंकि विषय के अध्ययन करने वाले व्यक्ति का अपना मूल्य होता है। जिस विषय का अध्ययन किया जाता है वह भी मानव एवं मानवीय समाज है। चलिए अब अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला दिया है कि जेम्स सी चार्ल्स वर्थ की कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल एनालिसिस, ऑप्शन बी है रॉबर्ट ए डहल की मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, ऑप्शन सी है एफ बेटले की द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, और ऑप्शन डी है डेविड ईस्टन की अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। और इनको दिया है कि जैसे ये किताबें प्रकाशित हुई हैं या लिखी गई हैं उनके कालक्रम के हिसाब से इनको व्यवस्थित करना। साथियों ये काफ़ी टफेस्ट क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए यूजीसी नेट जेआरएफ के सवाल हैं ये, अगर ऐसे सवाल आते हैं तो हूबहू रिपीटेड रूप में आएगा, अदरवाइज इस तरह के सवाल टीचिंग एग्जाम में एलटी ग्रेड या जीआईसी प्रवक्ता में आने की संभावना कम है। अगर आएगा भी तो बहुतों लोगों का गलत होगा, आप लोग घबराइए मत। तो इसमें देखिए इसका जो सही जवाब है उसमें दिया है ऑप्शन, इसमें देखिए स्टार लगा दिया है, कोई भी सही नहीं है। तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी बुक कब प्रकाशित हुई थी। देखिए एफ बेटले, तो इसके हिसाब से ऑप्शन सी वाली बुक पहले दिया है। एफ बेटले द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, ये 1908 में ये बुक आई थी। फिर उसके बाद रॉबर्ट ए डहल की बुक है जो मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस 1963 में आई थी। और जेम्स सी चार्ल्स वर्थ जो है इनकी बुक का नाम है कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल एनालिसिस 1967 में आई थी। और डेविड ईस्टन की जो आई थी अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ 1965। तो इसके हिसाब से तो साथियों हमको देखना होगा। तो सबसे पहले आई थी एफ बेटले की जो द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट 1908 में ही आ गई थी। फिर उसके बाद 1963 में आई रॉबर्ट ए डहल की मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस,
फिर उसके बाद 1965 में आती है डेविड ईस्टन की अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। फिर उसके बाद जेम्स सी चार्ल्सवर्थ की किताब आती है कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल एनालिसिस 1967, मतलब पहले 1908 वाली, फिर 1963, फिर 1965, फिर 1967। तो इसमें जो अगर उस तरह से होगा तो आप लोग उसको मान के चलिए। देखिए सही विकल्प न दिए होने के कारण एनटीए ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया था। चलिए साथियों अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से किसने द पॉलिटिकल सिस्टम पुस्तक लिखी? चार्ल्स मरियम, डेविड ईस्टन, कार्ल मैनहाइम और टैलकॉट पार्सन्स। तो इसका सही जवाब साथियों ऑप्शन बी, डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन ने 1953 में देखिए डेविड ईस्टन ने 1953 में द पॉलिटिकल सिस्टम एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस नामक पुस्तक की रचना किया। कब किए थे ये? 1953 में। ईस्टन ने अपनी इस रचना के अंतर्गत एक वैश्विक सिद्धांत के निर्माण की कोशिश की जिसके अंतर्गत संपूर्ण सामाजिक विज्ञान को समाहित किया जा सके। ईस्टन का मानना था कि राजनीति की संपूर्ण प्रक्रिया को सिद्धांत का विषय बनाया जाना चाहिए, न कि उसके कुछ भाग को। राजनीति मूल्यों के आधिकारिक आवंटन की प्रक्रिया है। ये क्या कहते हैं कि राजनीति जो है वह मूल्यों के आधिकारिक आवंटन की प्रक्रिया है। हूबहू ये स्टेटमेंट भी अगर कहीं पूछा जाए तो हमको आपको तुरंत डेविड ईस्टन को मानना है। डेविड ईस्टन क्या मानते हैं कि राजनीति मूल्यों के आधिकारिक आवंटन की प्रक्रिया है। डेविड ईस्टन ने अपनी इसी रचना में राजनीति के संबंध में इस प्रसिद्ध कथन का उल्लेख किया। देखिए अब अगला सवाल है कि राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से यह किसका कथन है? ऑप्शन में दिया है कि अरस्तु, लास्की, डेविड ईस्टन, गार्नर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, डेविड ईस्टन। देखिए राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद के जनक डेविड ईस्टन। अब ये भी हमको याद रखना है कि व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के जनक कौन है राजनीति विज्ञान में? डेविड ईस्टन है। इन्होंने जो है कि राजनीति के संबंध में निम्न परिभाषाएं दी है, तो इनकी परिभाषा याद कर लीजिए। राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। अब अगला सवाल साथियों कि जब मैं राजनीति विज्ञान के शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। यह किसकी परिभाषा है? गिलक्राइस्ट की है या गार्नर या मेटलैंड या बकल की है? तो यह परिभाषा साथियों मेटलैंड की है। देखिए बकल, मेटलैंड, बर्क, मैकेनी आदि विद्वान राजनीति विज्ञान को विज्ञान की कोटि में नहीं रखते। इसी संदर्भ में मेटलैंड का कहना है कि जब मैं राजनीति विज्ञान के शीर्षक को, मतलब ये लोग राजनीति विज्ञान को विज्ञान के कैटेगरी में नहीं रखते हैं, तो आलोचना करते हुए एक प्रकार से विज्ञान की राजनीति विज्ञान को जो है कि नीचा दिखाते हुए कहते हैं कि जब मैं राजनीति विज्ञान के शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है साथियों कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से है। पूछ रहा है कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। यह किसका वक्तव्य है? विलोबी, सीले, जॉन पैलेट, गार्नर। तो इसका सही जवाब है साथियों पॉल जेनेट इसका जो है कि सही विकल्प है। देखिए राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। यह वक्तव्य पॉल जेनेट का है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है साथियों, किसके द्वारा राज्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के निमित्त अस्तित्व में आता है और श्रेष्ठ जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है? कहते हैं कि राज्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के निमित्त अस्तित्व में आता है और श्रेष्ठ जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है। यह कथन किसने कहा है? गार्नर, कोल, मैकियावेली, अरस्तु। तो इसका सही जवाब है साथियों क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन डी, अरस्तु। देखिए अरस्तु का कथन है, मतलब अरस्तु राज्य के इंपॉर्टेंस को बताते हुए कहते हैं कि राज्य व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा के लिए अस्तित्व में आता है और अच्छे मतलब सदजीवन मतलब जीवन को अच्छा बनाने के लिए यह अस्तित्व में जो है कि बना रहता है। और अरस्तु के अनुसार राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है। अरस्तु क्या मानते हैं? अरस्तु राज्य को एक सकारात्मक अच्छाई मानते हैं। इसका कार्य केवल बुरे कामों अथवा अपराधों को रोकना नहीं बल्कि मानव को नैतिकता और सद्गुणों के मार्ग पर आगे बढ़ाना है। इस प्रकार राज्य का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन को श्रेष्ठ बनाना और व्यवहार में उनके द्वारा वे सभी कार्य किए जाने चाहिए जो इस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हों। यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? नगर, सरकार, कस्बा, राज्य। तो इसका सही जवाब है राज्य। तो यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम राज्य है। यूनान छोटे छोटे नगर राज्यों में विभक्त था और इस कारण यूनान वासियों के लिए नगर तथा राज्य में कोई भेद नहीं था। अब क्वेश्चन नंबर 13 है साथियों
कि किसने कहा राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। मेटलैंड, बक्कल और लीकॉक, गेटल। तो इसका सही जवाब है बक्कल। बक्कल के अनुसार ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। मतलब ये भी राजनीति विज्ञान को विज्ञान न मान करके कला भी नहीं मानते, मतलब उसकी इतनी आलोचना ये करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है साथियों, राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है, इस समय उसका क्या रूप है और क्या आदर्श स्वरूप क्या होना और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। यह कथन किसका है? गेटेल, मैकाइवर, सर अर्नेस्ट बेन और सिजविक। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है गेटेल। यह कथन गेटेल का है कि राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है और इस समय उसका क्या स्वरूप है और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 15 आप सबके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता? अरस्तु, जेलिनेक, लॉर्ड ब्राइस और मेटलैंड। तो अगर पिछला सवाल आप लोगों ने देखा होगा तो उससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेटलैंड इसके सही जवाब होंगे, क्योंकि यहाँ पर राजनीति विज्ञान का जनक ही अरस्तु है। और मेटलैंड का भी पूछा था कि मेटलैंड ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान के शीर्षक, उसके सवालों को तो छोड़िए, उसके शीर्षक को मैं देखता हूँ तो बल्कि मुझे हंसी छूटती है। ऐसे उन्होंने आलोचना की थी विज्ञान को, राजनीति विज्ञान को विज्ञान नकारते हुए। तो देखिए, बक्कल, कॉम्टे, मेटलैंड, एमास, बियर्ड, मोस्का, ब्रोगन, बर्क आदि, ये हम लोग कई नोट बना सकते हैं, आप लोग बना लीजिए कि इतने विचारक हैं जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने से नकारते हैं। कौन कौन है उनमें? बक्ल हैं, काम्टे हैं, मेटलैंड हैं, एमास हैं, बियर्ड हैं, मोस्का हैं, ब्रोगन हैं, बर्क हैं। ऐसे विद्वान हैं जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि जबकि जो है कि अरस्तु, बोदा, हॉब्स, मॉन्टेस्क्यू, ब्राइस, ब्लंटसली, जेलिनेक, डॉक्टर फाइनर, लास्की, ये लोग राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान कहा और बर्नार्ड शॉ ने इसे मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रख सकने वाला विज्ञान कहा। तो ये लाइन हमको याद रखना चाहिए, यहाँ से हूबहू सवाल बन सकता है कि राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान किसने कहा? तो अरस्तु ने कहा है। और मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रख सकने वाला विज्ञान किसने कहा है? तो ये बर्नार्ड शॉ ने कहा राजनीति विज्ञान के बारे में। अब अगला सवाल है साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 कि राजनीति के अध्ययन के प्रति व्यवहारवादी दृष्टिकोण। ऑप्शन है कि स्वभावतः आनुभाविक होता है, दूसरा है कि तथ्यों पर केंद्रित होता है, तीसरा है कि इसमें राजनीतिक यथार्थ के वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, चौथा है कि इसमें दर्शन पर बल दिया जाता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। व्यवहारवादी दृष्टिकोण के बारे में पूछा है, फिर उसके बाद पूछा है कि इनमें से कौन कौन से सही हैं। केवल पहला और दूसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा चौथा, उसके बाद फिर दूसरा तीसरा और चौथा। तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन बी, पहला दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट जो है कि व्यवहारवाद के बारे में सही है। तो पहला दूसरा स्टेटमेंट यही है कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण में स्वभावतः आनुभाविक होता है, व्यवहारवादी दृष्टिकोण जो होता है वो तथ्यों पर केंद्रित होता है और इसमें राजनीतिक यथार्थ के वैज्ञानिक दृष्टि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, व्यवहारवाद राजनीति के अध्ययन का एक आधुनिक उपागम है। व्यवहारवाद कैसा उपागम है? यह आधुनिक उपागम है। राजनीति के अध्ययन का यह मॉडर्न अप्रोच है और इस उपागम की शुरुआत से राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में ऐसा युगांतरकारी परिवर्तन आ गया है कि इसे व्यवहारवादी क्रांति की संज्ञा दी जाती है। और व्यवहारवादी दृष्टिकोण की विशेषताएं क्या क्या हैं? विशेषता में है कि यह अध्ययन के वैज्ञानिक पद्धति पर बल देता है, दूसरा है कि तथ्यों पर बल देता है, और तीसरा है कि मूल्य निरपेक्षता पर बल दिया जाता है, चौथा है अंतः अनुशासनात्मक सामाजिक विज्ञान में एकता पर बल, और पांचवा है कि आनुभविक अध्ययन पर बल, छठवां है कि मानवीय व्यवहार के अध्ययन पर बल, और सातवां है विश्लेषणात्मक अध्ययन पर बल। मतलब इतनी चीज़ों, व्यवहारवादी दृष्टिकोण में ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। मतलब ऐसी एक्टिविटी अगर जहाँ पे हो रही है तो वो व्यवहारवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है साथियों कि निम्न उपागमों में से किस एक उपागम की दो मुख्य मांगें थीं? प्रासंगिकता एवं कार्रवाई। पूछ रहा है कि जो उपागम विकल्प में दिए गए हैं उनमें से किन दो उपागमों की दो मुख्य मांग थी? प्रासंगिकता एवं कार्रवाई। व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, संप्रेषण सिद्धांत और निर्णय निर्माण सिद्धांत। तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन बी, उत्तर व्यवहारवाद। देखिए, उत्तर व्यवहारवाद का ही अगला चरण
एक सुधार आंदोलन तथा नवीन दिशा का संकेत है। इसके दो नारे हैं, प्रासंगिकता मतलब रेलेवेंस तथा कार्यवाही एक्शन। यह व्यवहार वैज्ञानिकों से समाज तथा राज्य व्यवस्था की तात्कालिक समस्याओं, संकेतों और चुनौतियों का अध्ययन करने तथा उनके निदान ढूंढने की मांग करता है। इसका मूल मंतव्य है सामाजिक शोध समाज की आवश्यकता के संदर्भ में प्रासंगिक तथा संगतिपूर्ण होनी चाहिए। यह मतलब उत्तर व्यवहारवाद राज वैज्ञानिकों के मूल्य निरपेक्ष या तटस्थ भाग से अलग रहकर अध्ययन कराने के बजाय स्वयं उनको समाज एवं राज्य व्यवस्था की रक्षार्थ आगे आने के लिए आह्वान करता है एवं उन्हें मानव मूल्यों की रक्षार्थ कमी करने की ओर प्रवृत्त किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 18 है साथियों। देखिए यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया, सबसे लेटेस्ट एग्जाम यही रहा है। पूछा गया है कि शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति है, यह परिभाषा किसने दी है? सेबाइन, गार्नर, लासवेल और बार्कर ने। तो ये परिभाषा दी है लासवेल ने। राजनीति विज्ञान अध्ययन का वह क्षेत्र है जो प्रमुख तथा शक्ति संबंधों का अध्ययन करता है। इन शक्ति संबंधों के कुछ प्रमुख रूप हैं। व्यक्तियों में परस्पर शक्ति संबंध, व्यक्ति और राज्य के मध्य शक्ति संबंध और राज्यों में परस्पर शक्ति संबंध। लासवेल ने इस परिभाषा को व्यापक रूप से ग्रहण किया। शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति है, यह परिभाषा लासवेल ने दी है। तो साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको याद रखना है कि परिभाषा जो है कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा शक्ति के रूप में किसने दी है? तो वो दिया है लासवेल ने। अब क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नांकित में से किसका संबंध उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की प्रकृति से है? पहला है सार तत्व तकनीक से पहले आना चाहिए। दूसरा है कि क्रियाशीलता के उत्तरदायित्व का वहन करना। और तीसरा है व्यवसायों का राजनीतिकरण करना। सही विकल्प का चयन कीजिए। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की प्रकृति से पूछा है और पूछा है कि कौन इससे मिलता जुलता है, मतलब उत्तर व्यवहारवादी क्रांति में क्या क्या आता है। तो इसमें से विकल्प में दिया है केवल पहला और दूसरा, पहला और तीसरा, दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा सभी। ये आरपीएससी में पूछा गया है। वैसे साथियों राजस्थान के जो सवाल हैं, चाहे टीचिंग के हों या किसी के भी हो, वो यहाँ पे रिपीट होने की बहुत कम संभावना होती है, लेकिन देखने में क्या गया, एक बार सरसरी निगाह से हम लोग देख लेंगे। देखिए तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन डी, मतलब पहला दूसरा तीसरा सभी सही है। देखिए उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की निम्न विशेषताएं हैं। पहली विशेषता क्या है कि राजनीति विज्ञान के शोध में तकनीक की अपेक्षा सार तत्व को प्राथमिक माना जाना चाहिए और वैज्ञानिक अनुसंधान समकालीन आवश्यक सामाजिक समस्याओं की दृष्टि से सुसंगत और सारगर्भित नहीं है। दूसरा है कि सामाजिक उत्तरदायित्व बुद्धिजीवियों का प्रमुख ऐतिहासिक दायित्व एवं कार्य सभ्यता के मानवीय मूल्यों की रक्षा करना है। बुद्धिजीवियों के संघों एवं समुदायों यहाँ तक कि विश्वविद्यालयों को भी मानव मूल्यों की रक्षार्थ संघर्ष के मैदान में आ जाना चाहिए। उनके व्यवसाय का राजनीतिकरण अपरिहार्य एवं वांछनीय है। अब क्वेश्चन नंबर 20 है साथियों कि न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक हैं ग्राहम वालास, चार्ल्स ई मेरियम, एफ बेटले, जॉन लॉक। तो पूछा है कि न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक। देखिए साथियों जितनी भी बुक आती जाएं उसको आप लोग एक जगह पर जो है कि लिखते जाइए, क्योंकि बाद में आसानी रहेगा। उम्मीद है कि 5-7 पेज होगा केवल, और कुल मिलाकर के 100-150 किताबें होंगी और उनके राइटर होंगे, तो बाद में एग्ज़ाम टाइम में उनको आसानी से हम लोग कई बार रिवीजन कर सकते हैं, तो वहाँ पे वो काम आएगा। तो जो भी एक क्वेश्चन में बुक आए, डायरेक्ट बुक और उसके राइटर का नाम पूछा गया, तो मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आपको जो है कि नोट बनाना है ताकि मल्टीपल टाइम उसका रिवीजन हो सके। तो इसका जो सही विकल्प है साथियों वो है ऑप्शन बी, चार्ल्स ई मेरियम। देखिए न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स 1925 नामक पुस्तक प्रमुख व्यवहारवादी विचारक चार्ल्स ई मेरियम की है। मेरियम की उसी पुस्तक में आरंभिक व्यवहारवादी उपागम के संकेत मिलते हैं। अब एक एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पे आप लोग बताइएगा कि 1925 जिस समय यह बुक लिखी गई है, भारत में किस संस्था का गठन हुआ था जिसके 100 वर्ष पूरे और बड़े धूमधाम से उसका जो है कि वार्षिक जयंती, उसका जो है कि स्थापना दिवस, 100वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। देखिए अब अगला सवाल है कि व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशीलता में शामिल है। व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशीलता में शामिल है
पहला है कि नियमितताएं, दूसरा है व्यवस्थापन, तीसरा है शुद्ध विज्ञान, चौथा है वियोजन और सही विकल्प का चयन कीजिए। केवल एक और दो, एक दो तीन, एक दो तीन चार सभी। तो इसका जो सही है वो है पहला, दूसरा और तीसरा सही है केवल। मतलब पूछ रहा है कि व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिलता में क्या क्या शामिल है, तो उसमें नियमितताएं शामिल है, व्यवस्थापन शामिल है और शुद्ध विज्ञान शामिल है, वियोजन नहीं शामिल है। देखिए डेविड ईस्टन जो कि 1917 से 2014 के बीच थे, ने द करेंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म 1945 ये इन्होंने लेख लिखा था। इस लेख में व्यवहारवाद की निम्न 8 बौद्धिक आधारशिलाओं का उल्लेख किया है। तो साथियों ये आप लोग कहीं पे नोट्स बना लीजिए। ये 8 बौद्धिक आधारशिलाओं से आगे चल के बहुत सवाल बने हैं और पूछे भी जा सकते हैं हम लोगों के एग्जाम में। तो डेविड ईस्टन ने अपने लेख, जिस लेख में इन्होंने ये 8 बौद्धिक आधार दिए थे उत्तर व्यवहारवाद के, वो लेख और किस लेख में दिए थे और कौन से वो 8 बौद्धिक आधार हैं, शिलाएँ हैं, वो हमको आपको याद रखना है। तो जिस लेख में इन्होंने दिया था उस लेख का नाम है द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म 1945 में। और जो 8 इन्होंने बौद्धिक आधारशिलाएँ बताई हैं व्यवहारवाद की, उनमें है पहला नियमितता, दूसरा है सत्यापन, तीसरा है प्रविधियाँ, चौथा है परिमाणन, पाँचवा है मूल्य निरपेक्ष, छठवां है क्रमबद्धता, सातवां है विशुद्ध विज्ञान और आठवां है एकीकरण। तो ये 8 इन्होंने जो है कि व्यवहारवाद के आधार बताए हैं। ईस्टन कहते हैं कि 8 ऐसी बौद्धिक आधारशिलाएँ हैं जिसके आधार पर समस्त व्यवहारवादी आंदोलन का भवन खड़ा किया गया है। इन्हें ईस्टन ने व्यवहारवादी धर्म भी कहा है। तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग जानिएगा और ज़रूर कंठस्थ कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत काम देगा। इससे आप लोग खुद देखेंगे अभी कितने सवाल आगे बने हैं। देखिए उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित नारा या नारे हैं। पहला दिया है कि असंगत रूप से निश्चित होने की अपेक्षा स्पष्ट होना श्रेयस्कर है। यह क्या कह रहे हैं कि असंगत रूप से निश्चित होने की अपेक्षा स्पष्ट होना श्रेयस्कर है। दूसरा कह रहे हैं कि अस्पष्ट होने से गलत होना अधिक अच्छा है। और तीसरा है, हाँ अब देखिए इसमें से सही विकल्प हम लोगों को चयन करना है कि केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है और दोनों ही सही नहीं है। ऐसे सवाल साथियों आजकल एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं, चाहे जिस भी स्तर की एग्जाम हो। तो उत्तर व्यवहारवाद के बारे में इन्होंने जो नारा बताया है वो पहला है कि असंगत रूप से निश्चित होने की अपेक्षा स्पष्ट होना श्रेयस्कर है और दूसरा है कि अस्पष्ट होने से गलत होना अधिक अच्छा है। पूछ रहा है कि व्यवहारवाद में कौन आती हैं, मतलब केवल एक आता है या दो आता है या दोनों आता है या दोनों नहीं आता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए। जिस प्रकार डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं बताई हैं, उसी प्रकार उन्होंने उत्तर व्यवहारवाद की 7 विशेषताएं बताई हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख विशेषताएं अधोलिखित रूप में इस प्रकार हैं। पहला है कि तकनीक की बजाय विषय वस्तु प्राथमिक है। मतलब तकनीक जो है वो उसकी अपेक्षा जो विषय वस्तु है वो प्राथमिक है। और व्यवहारवाद का प्रमुख नारा था अस्पष्ट होने से गलत होना अच्छा है। मतलब कि अगर कोई चीज़ आप व्यक्त कर रहे हैं तो उसको स्पष्ट करिए, अगर अस्पष्ट कर रहे हैं तो वो बल्कि गलत से ज़्यादा खतरनाक है। अस्पष्ट होने से गलत होना अच्छा है, मतलब आप गलत हो जाए चलेगा लेकिन अस्पष्टता आपकी बात में नहीं रहे। वहीं उत्तर व्यवहारवादियों ने यह नारा दिया कि अप्रासंगिक से अस्पष्ट होना श्रेयस्कर है। मतलब कि ऐसी अप्रासंगिक आप न रहें, भले ही अस्पष्ट रहेंगे थोड़ा सा चलेगा लेकिन अप्रासंगिक न रहें। ये उत्तर व्यवहारवादियों का वो है सोच है। और व्यवहारवादी क्या कहते हैं, व्यवहारवादी कहते हैं कि अस्पष्ट होने से गलत होना बेहतर है। मतलब अगर आप अस्पष्ट हैं तो उससे अच्छा है कि आप गलत हों। उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं कि आप अस्पष्ट हों, अस्पष्ट होने से अच्छा है कि आप मतलब अप्रासंगिक आप न हों बल्कि अस्पष्ट हों चलेगा। आगे कहते हैं कि इन्होंने सामाजिक परिवर्तन पर बल दिया और सामाजिक यथास्थिति पर नहीं। राजनीति विज्ञान में मूल्यों को पुनर्स्थापित किया गया और राजनैतिक वैज्ञानिकों का बौद्धिक होने के कारण समाज में कुछ उत्तरदायित्व है। वह राजनीतिज्ञ वैज्ञानिकों को भी मानवीय मूल्यों की रक्षा करनी है। अब अगला सवाल है कि डेविड ईस्टन निम्नलिखित में से किसकी आलोचना करते हुए तथ्यों की निष्प्रयोज्यता का उल्लेख करता है। मैक्स वेबर, जेम्स ब्राइस, हर्बर्ट स्पेंसर, हीगल। तो इसका सही जवाब है साथियों जेम्स ब्राइस। डेविड ईस्टन ने
ब्राइस के दृष्टिकोण को मात्र तथ्यवाद या तथ्यों की निष्प्रयोज्यता कहकर उसकी आलोचना की। जेम्स ब्राइस संस्थावादी दृष्टिकोण के समर्थक हैं। संस्थावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत प्रमुख रूप से पश्चिमी देशों की सरकारों एवं संस्थाओं का अध्ययन किया गया। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभ में जेम्स ब्राइस, लॉवेल और ऑस्ट्रोगोर्स्की ने संस्थावादी दृष्टिकोण की विषय वस्तु के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब क्वेश्चन नंबर 14 है साथियों, 24 है कि आधुनिक इतिहासवादी राजनीतिक लेखन के संदर्भ में डेविड ईस्टन द्वारा वर्णित निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। पहला है कि संस्थावादी चार्ल्स एच मैकइल्वेन, अंतःक्रियावादी एलन, भौतिकवादी डनिंग, मूल्यवादी सेबाइन। कह रहा है कि आधुनिक इतिहासवादी राजनीतिक लेखन के संदर्भ में डेविड ईस्टन द्वारा वर्णित निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही नहीं। तो इसका सही जवाब साथियों ऑप्शन डी। देखिए डेविड ईस्टन के अनुसार राजनीति सिद्धांत इतिहासवादी अर्थात ऐतिहासिक उपागम पर आधारित है। यह समकालीन समस्याओं के समाधान ढूंढने में असफल रहा है, अतः इसकी निर्माणकारी भूमिका समाप्त हो चुकी है। ईस्टन ने इतिहासवादी राजनीति लेखन को 4 भागों में विभाजित किया है। आधुनिक इतिहास राजनीति लेखन के संदर्भ में डेविड ईस्टन द्वारा वर्णित युग्म सही है। पहला, संस्थावादी चार्ल्स ए मैकइल्वेन और कार्लाइल, अंतःक्रियावादी एलन, भौतिकवादी डनिंग सेबाइन और मूल्यवादी एडी लिंडसे। तो उन्होंने मूल्यवादी की जगह पे क्या दे दिया है, सेबाइन दे दिया है, तो यही गलत है, बाकी सब सही। मूल्यवादी कौन है, एडी लिंडसे हैं, और भौतिकवादी डनिंग है, डनिंग की जगह सेबाइन भी आएगा, वो भी हमको आपको याद रखना है। और अंतःक्रियावादी में एलन है, और संस्थावादी में जो हैं वो चार्ल्स ए मैकइल्वेन। अब आगे साथियों क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं, इसके बाद फिर क्लास का एंड कर देंगे, क्योंकि सेशन ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो बोरियत हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है कि राजनीतिक सिद्धांत की विभिन्न धाराओं के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत प्राचीन यूनानी संस्कृति में सुकरात, प्लेटो और अरस्तू के लेखन में उभरा और 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक जारी रहा। दूसरा कथन है कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत अपने आप में संस्थागत, संरचनात्मक, वैज्ञानिक, प्रत्यक्षवादी, अनुभवजन्य, व्यवहारिक और मार्क्सवादी जैसे विविध रुझानों को समाहित करता है। नीचे दिए गए कोटों के आधार पर सही का चयन कीजिए। ऑप्शन में है कि केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 सही है, पहला और दूसरा सही है। मतलब पहला और दूसरा दोनों नहीं सही है। मतलब पहला विकल्प में है कि न तो पहला और न दूसरा, दूसरे में है कि केवल दूसरा, और ऑप्शन सी में है दोनों सही है, और ऑप्शन डी है कि केवल पहला सही है। ये DSSB PGT का है, तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन सी, मतलब दोनों सही है। देखिए राजनीतिक सिद्धांत एक ऐसा दिशा सूचक की तरह होता है जो राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित लक्ष्य की प्राप्ति में हमारे समय और श्रम की बचत करता है। राजनीतिक सिद्धांत की 2 धाराएं होती हैं। प्रथम क्या है, आदर्शी या आदर्शात्मक राजनीतिक सिद्धांत, दूसरा है अनुभवात्मक, अनुभवमूलक राजनीतिक सिद्धांत। आदर्शात्मक राजनीतिक सिद्धांत को शास्त्रीय सिद्धांत भी कहते हैं। देखिए कहीं पर अगर आदर्श शब्द ना आए, शास्त्रीय शब्द आए तो उसको समान मानिएगा। इसके अंतर्गत मूल्यों पर जोर दिया जाता है, मतलब जो आदर्श राजनीतिक सिद्धांत होता है या शास्त्रीय सिद्धांत होता है उसके अंतर्गत मूल्यों पर जोर दिया जाता है, और इसके अंतर्गत सिद्धांतकार पहले मस्तिष्क में किसी चीज़ की कल्पना करता है, तत्पश्चात उसे व्यवहारिकता के धरातल पर चरितार्थ करने की कोशिश करता है। और अनुभवमूलक राजनीतिक सिद्धांत जो होता है इसको आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत सिद्धांतकार व्यवहारिक राजनीति से संबंधित तथ्यों को एकत्र करता है, तत्पश्चात निष्कर्ष के आधार पर सिद्धांत का निर्माण करता है। नोट में दिया है कि शास्त्रीय सिद्धांत मूल्यों पर जोर देता है। इसका आशय यह नहीं कि
इसके अंतर्गत तथ्यों का बिल्कुल ही उपयोग नहीं किया गया है, बल्कि इसमें तथ्यात्मक अध्ययन नाम मात्र का है। तो साथियों, आज के सेशन में इतना ही। अगर सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत बहुत धन्यवाद।